हाय वेलकम टू सुपर स्पोर्ट। और इस वीडियो में हम इंटरनल क्लॉक, उसके कंपोनेंट्स और कैसे आप इसे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में यूज़ कर सकते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। आज हम स्पेसिफिकली शॉर्टर टाइम 3 मिनट टाइम फ्रेम पर फोकस करेंगे। मेन कंसेप्ट सेम ही है, वही सीरीज ऑफ प्राइसेस इन वन डायरेक्शन, ट्रेड टू ए प्राइस टू स्टॉप द मार्केट, डेवलप अराउंड दैट स्टॉपिंग प्राइस, मूव टू एफिशिएंसी। तो ये स्टेप्स आपको पता ही है। ये अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले आज हम स्टेटलमेयर का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व समझने की कोशिश करेंगे, जो मार्केट के बेसिक यूनिट ऑफ डायरेक्शनल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्लॉक का पूरा कॉन्सेप्ट इसी डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से काफ़ी डिफरेंट है। स्टेटलमेयर डिस्ट्रीब्यूशन प्राइसेस को एक रेंज में डेवलप करता है, लेकिन वेरिएबल्स एक एक्सट्रीम पर क्लस्टर करते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्राइसेस मीन के आसपास क्लस्टर करते हैं, लेकिन स्टेटलमेयर डिस्ट्रीब्यूशन में मोड स्क्यूड होता है टुवर्ड्स वन ऑफ द एक्सट्रीम्स। मार्केट का रियल पर्पस है प्रोडक्ट को एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट करना। ट्रेड फैसिलिटेशन वॉल्यूम के थ्रू मेजर होता है, जो मार्केट एक्टिविटी को डिफाइन करता है। स्टेटलमेयर डिस्ट्रीब्यूशन टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो ट्रेडर्स को मार्केट मूवमेंट्स को बेटर अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। स्टेटलमेयर डिस्ट्रीब्यूशन को विजुअलाइज करना काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट एक्टिविटी के पहले 3 स्टेप्स को इनकम्पस करता है। एक डायरेक्शन में प्राइसेस का सीरीज, मार्केट को स्टॉप करने के लिए प्राइसेस पर ट्रेडिंग, और फाइनली उस स्टॉपिंग प्राइस के आसपास ट्रेडिंग। विजुअली स्टेटलमेयर डिस्ट्रीब्यूशन अपर केस P या लोअर केस B जैसा दिखता है, जो बेल कर्व के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्राइसेस मीन के आसपास क्लस्टर करते हैं, लेकिन स्टेटलमेयर डिस्ट्रीब्यूशन में मोड एक एक्सट्रीम पर होता है। ये डायनेमिक मार्केट में ज़्यादा कॉमन होता है, यहाँ मूवमेंट हो रहा होता है। स्टेटलमेयर डिस्ट्रीब्यूशन का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्पीड ऑफ मार्केट मूवमेंट। मार्केट के डिफरेंट पार्ट्स इनिशिएटिंग या रिस्पॉन्सिव होते हैं। सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन में मार्केट क्विकली मूव करता है, जबकि फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन में स्लोली मूव करता है। वैल्यू एरिया यानी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन, उसके बाहर का एरिया सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन, और एक्सट्रीम्स थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। ये रिलेशनशिप मार्केट मूवमेंट की स्पीड को डिफाइन करता है। मार्केट फर्स्ट से स्लोली लेकिन थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन से क्विकली मूव करेगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को कंट्रीब्यूट करता है, जो मार्केट के क्लियरली डिस्ट्रीब्यूटिंग या नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग होने पर डिपेंड करता है। डिस्ट्रीब्यूशन के अनवाइंड होने की एबिलिटी को समझना इम्पोर्टेंट है। अगर 100 ट्रेडर्स स्टॉक बाय करते हैं और मार्केट 8 रुपये मूव करता है, तो मार्केट पॉज करेगा, कुछ लोग बाय करेंगे और कुछ प्रॉफिट करेंगे। लेकिन अगर सभी ट्रेडर्स शॉर्ट कवर कर रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्विकली अनवाइंड हो सकता है, जो कि एक तरह से शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है। स्टेटलमेयर ने ऑब्जर्व किया कि जब भी मार्केट मूवमेंट देता है, टीपीओस का काउंट लगभग एक जैसा ही रहता है। तो इस तरह क्लॉक का कॉन्सेप्ट फाइंड किया गया। 3 मिनट टाइम फ्रेम पे वेरिएशन ये है कि क्योंकि तब मार्केट्स स्लो हुआ करती थी, तो अब के टाइम स्लॉट्स में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे इंट्राडे में हम 20 के नीचे नीचे जो है ट्रेंड कंटिन्यूएशन मानते हैं। 90 और 90, 26 और 29, इसमें ऑब्जर्वेशन ये है कि ज़्यादातर मार्केट जो है इंट्राडे में 26 के बाद ही एक मूवमेंट दे देता है। पर क्योंकि 29 टाइम स्लॉट्स तक ट्रेडिशनली सेकंड फेज़ माना जाता है, तो इसलिए हम 29 तक सेकंड स्टेप मानेंगे। उसके बाद थर्ड फेज़ में इसमें भी 36 के बाद एक मूवमेंट देखने को मिल जाता है, और 42 तक फेज़ जो है थर्ड माना जाता है। और फोर्थ स्टेप यानी कि ओवर डेवलपमेंट के लिए टीपीओस 43 के ऊपर 75 तक माने जाते हैं। कुछ पैटर्न्स हैं जिनकी मदद आप ले सकते हैं स्टॉपिंग प्राइस और रिट्रेसमेंट्स को समझने के लिए, जैसे डोजी, हैमर और इनगल्फिंग कैंडल्स, मूविंग एवरेज। ये सब रिट्रेसमेंट लेवल्स आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये पहला एग्जांपल है, इसमें मार्केट ट्रेंडिंग रहा पूरा दिन, 17-18 टीपीओ से आगे नहीं बढ़ा और बार बार ब्रेकडाउन होता रहा। उसके बाद जब सेकेंड स्टेप में मार्केट चला गया, 26 टीपीओ होने के बाद ही हमें रिट्रेसमेंट मिला। ये एक दूसरा एग्जांपल है, इसमें भी मार्केट कंसोलिडेशन फेज में था। पहले स्टेप में कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही सेकंड स्टेप के बाद 26 टीपीओस बने, तो मार्केट में हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। और ये एक थर्ड एग्जांपल है, ओवर डेवलपमेंट फेज में चला गया था। लास्ट में 58 से ज़्यादा टीपीओस हो गए थे, तो इसका और ब्रेकडाउन होना संभव नहीं था। तो इसलिए मार्केट जब नीचे गया तो ब्रेकआउट फेलियर करके दोबारा वापस ऊपर आ गया, और अगले दिन हमें गैप अप देखने को मिला।
तो ऐसे आप क्लॉक का एक आइडिया दिमाग में रख के अपने सेटअप्स जो है ट्रेड कर सकते हैं।